नमस्कार दोस्तों, रकांतो स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी नशा। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का बेटा था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजूरी के अलावा कुछ नहीं था। हम दोनों के बीच बहसें होती रहती थीं। मैं जमींदारों की बुराई करता, उन्हें हिंसक जानवर, खून चूसने वाली जोंक और ऐसा पेड़ कहता जो फूलता फलता नहीं है। वह जमींदारों का पक्ष लेता, लेकिन उसकी बात अक्सर कमजोर पड़ जाती थी। ईश्वरी के पास जमींदारों के पक्ष में कोई ठोस दलील नहीं थी। वह केवल यह कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते और समाज में छोटे बड़े हमेशा होते रहेंगे। यह एक कमजोर तर्क था, क्योंकि इस व्यवस्था को किसी नैतिक या इंसानी नियम से सही ठहराना मुश्किल था। बहस के दौरान मैं अक्सर गर्म हो जाता और सीधी सच्ची बात कह देता, लेकिन ईश्वरी हारने के बाद भी मुस्कुराता रहता। मैंने उसे कभी गुस्से में नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी को समझता था। हालांकि नौकरों के साथ वह कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो बेरहमी और उद्दंडता होती है, वह गुण ईश्वरी में भी पूरी तरह से मौजूद था। अगर नौकर बिस्तर लगाने में थोड़ी देर करता, दूध ज्यादा गर्म या ठंडा हो जाता, या साइकिल ठीक से साफ नहीं होती, तो वह गुस्से में आ जाता। उसे सुस्ती या बदतमीजी बिल्कुल भी सहन नहीं थी। लेकिन दोस्तों से, खासकर मुझसे, उसका व्यवहार हमेशा सौम्यता और विनम्रता से भरा रहता था। अगर मेरी जगह वह होता तो शायद मुझ में भी वही कठोरताएं आ जाती जो उसमें थीं, क्योंकि मेरी सोच जनता के प्रेम पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्थितियों पर आधारित थी। फिर भी वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह स्वभाव से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने तय किया कि घर नहीं जाऊंगा। मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे और न ही मैं अपने घर वालों को परेशान करना चाहता था। मुझे पता था कि वे मुझे जो भी देते हैं वह उनकी स्थिति से कहीं ज्यादा है। साथ ही परीक्षा का ख्याल भी था। मुझे अभी बहुत कुछ पढ़ाई करनी थी और बोर्डिंग हाउस में अकेले रहने का मन भी नहीं करता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर बुलाया तो मैं बिना किसी आग्रह के सहमत हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। वह अमीर होने के बावजूद मेहनती और बुद्धिमान है। उसने कहा, लेकिन भाई, एक बात का ध्यान रखना, वहां अगर तुम जमींदारों की आलोचना करोगे तो मामला खराब हो सकता है और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वे तो असामियों पर इस विश्वास के साथ शासन करते हैं कि ईश्वर ने असामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। असामी भी यही मानते हैं। अगर उन्हें यह समझाया जाए कि जमींदार और असामी में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, तो जमींदारी का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, मैं तो यही समझता हूं। मैंने कहा, तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसने इस मुद्दे को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और यह अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ा रहता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी यात्रा नहीं की थी। इस बार सेकंड क्लास में यात्रा करने का मौका मिला। गाड़ी तो रात 9 बजे आती थी, लेकिन यात्रा के उत्साह में हम शाम को ही स्टेशन पहुंच गए। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन, लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता हो। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ही ने दी। फिर भी मैं उन सबों से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के कहने पर सब लोग उसे इधर उधर दौड़ते हैं, लेकिन जब मैं कुछ मांगता हूं तो वैसा उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कोई खास स्वाद नहीं आया। यह भेद मेरे ध्यान को पूरी तरह खींच रहा था। गाड़ी आई, हम दोनों उसमें सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया, लेकिन मेरी ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीजदार हैं ये लोग। एक हमारे नौकर हैं जो कोई काम ठीक से नहीं करते। मैंने खट्टे मन से कहा, अगर तुम अपने नौकरों को भी रोज 8 आने का इनाम देना शुरू करो तो शायद ये भी इनसे ज्यादा तमीजदार हो जाए। तो क्या तुम समझते हो ये सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली। डाक थी, प्रयाग से चली और प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा,
दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक अजीब उपेक्षापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, जी हाँ, सेवक इतना समझता है। और फिर वह बीच वाली बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई ये मैं कह नहीं सकता। भोर होते होते हम मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई लोग हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे और 5 बेगार। बेगारों ने हमारा सामान उठाया और दोनों भद्र पुरुष हमारे पीछे पीछे चल रहे थे। एक मुसलमान था, रियासत अली, और दूसरा ब्राह्मण था, राम हरख। दोनों ने मुझे अपरिचित नजरों से देखा, मानो कह रहे हों, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद पड़ा हुआ हूं, नहीं तो कब का लखनऊ चला आता। अब कि मैं इन्हें घसीट लाया, ईश्वरी ने आगे कहा। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने सारे तारों का इनकारी जवाब दिलवा दिया। आखिरी तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द थी, पर यहां से भी उसका जवाब इनकारी ही गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नजरों से देखा, मानो वे आतंकित हो जाने की कोशिश कर रहे हों। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे कपड़े पहनते हैं। ईश्वरी ने शंका का समाधान करते हुए कहा, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ नहीं पहनते। पुराने सारे कपड़े जला डाले। यूं कहिए कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो लगता है जैसे अभी अभी अनाथालय से पकड़कर लाए गए हैं। राम हरख ने कहा, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भी भांप नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन करते हुए कहा, आपने महाराजा चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। एक गाढ़े की मिर्जई और चमड़े के जूते पहने बाजारों में घुमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। मैं मन ही मन किचकिचा रहा था, लेकिन न जाने क्यों वह सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद नहीं लगा। उसके हर वाक्य के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस काल्पनिक वैभव के ओर करीब पहुंच रहा था। मैं घुड़सवार नहीं हूं, मैंने सोचा। हाँ, बचपन में कई बार छोटे घोड़े पर बैठा था। यहां देखा तो 2 अच्छे घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मुझे डर लग गया। मैंने घोड़े पर बैठ तो लिया, लेकिन हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने चेहरा सामान्य रखा, घोड़े को ईश्वरी के पीछे लगा लिया। अच्छी बात यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज नहीं किया, वरना शायद मैं गिरकर चोट खा जाता। शायद ईश्वरी ने समझ लिया कि मैं घोड़े की सवारी में कितना अच्छा हूं। ईश्वरी का घर क्या था? सच में एक किला था। इमामबाड़े जैसा फाटक, दरवाजे पर पहरेदार घूम रहा था। नौकरों की कोई गिनती नहीं थी और एक हाथी बंधा हुआ था। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया, और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार, लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीद कर रहे हो? ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। थोड़ी देर बाद नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोंचले, रईसों की मूर्खता और बड़े आदमियों की ढिठाई कहकर ईश्वरी का मजाक उड़ाया करता था, लेकिन आज मैं खुद रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। वे पुराने जमाने के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। तभी अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने गए। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लेता था, लेकिन यहां मैंने ईश्वरी की तरह अपनी धोती भी छोड़ दी। खुद अपने हाथों धोती छांटते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही थी। आखिरकार हम भोजन करने गए। हॉस्टल में जूते पहले मेज पर रखे जाते थे, लेकिन यहां पांव धोना जरूरी था। कहार पानी लेकर खड़ा था। ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए और कहार ने उसके पांव धोए। मैंने भी पांव बढ़ा दिए और कहार ने मेरे पांव भी धोए। अब वह विचार न जाने कहां चला गया था। सोचा था कि वहां देहात में ध्यान लगाकर पढ़ाई करेंगे, लेकिन यहां पूरा दिन सैर सपाटे में ही चला जाता था। कहीं नदी में नाव पर घूम रहे हैं, कहीं मछलियां या चिड़ियाओं पकड़ रहे हैं,
कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं तो कहीं शतरंज खेल रहे हैं। ईश्वरी अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनवाता। नौकरों का झुंड हमेशा आसपास रहता। मुझे अपने हाथ पांव हिलाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ जबान हिलानी होती थी। नहाने के लिए बैठो तो कोई नहलाने को तैयार, लेटो तो कोई पंखा झलने को खड़ा। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला बना हुआ था। हर जगह मेरी धाक थी। नाश्ते में देर नहीं होनी चाहिए, कहीं कुंवर साहब नाराज न हो जाएं। बिछावन समय पर लग जाए, कुंवर साहब का सोने का समय हो गया। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक बन चुका था, या ऐसा बनने के लिए मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा लेता, लेकिन कुंवर मेहमान खुद से अपना बिछावन कैसे बिछा सकते हैं? उनकी महानता में कमी आ जाएगी। एक दिन ऐसा ही हुआ। ईश्वरी घर में था और शायद अपनी मां से बात करने में देर हो गई। 10 बज गए। मेरी आंखों में नींद थी, लेकिन बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरे। 11:30 बजे महारा आया, जो बहुत ही मुंहफट नौकर था। घर के बाकी कामों में वह मेरा बिस्तर लगाना भूल गया था। जब उसे याद आया तो वह दौड़ते हुए आया। मैंने उसे इतनी कड़ी डांट लगाई कि शायद वह कभी नहीं भूलेगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। ये सब हरामखोर इसी तरह के व्यवहार के योग्य हैं। एक दिन ईश्वरी एक दावत में गया हुआ था। शाम हो गई, लैंप मेज पर रखा हुआ था। दियासलाई भी थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाते? मैं गुस्से में था। समाचार पत्र रखा हुआ था, पर लैंप नहीं जल रहा था। उसी समय मुंशी रियासत अली आ गए। मैंने उन पर गुस्से में झपटते हुए फटकार लगाई, तुम लोगों को इतनी भी फिक्र नहीं कि लैंप जलवा दो? पता नहीं ऐसे कामचोर लोग यहां कैसे रहते हैं। मेरे यहां 1 घंटे भी नहीं टिक सकते। रियासत अली कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिए। वहां एक ठाकुर अक्सर आता था। वह महात्मा गांधी का बहुत बड़ा भक्त था। मुझे महात्मा जी का चेले समझकर मेरा बड़ा सम्मान करता था, लेकिन मुझसे कुछ पूछने में संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ जोड़कर बोला, सरकार, आप तो गांधी बाबा के चेले हैं ना? लोग कहते हैं कि जब स्वराज्य होगा तो जमींदार नहीं रहेंगे। मैंने शान से कहा, जमींदारों के रहने की क्या जरूरत है? ये लोग गरीबों का खून चूसने के अलावा और क्या करते हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो सरकार, क्या सभी जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, कई लोग तो खुशी से दे देंगे। जो लोग खुशी से नहीं देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तैयार हैं। जैसे ही स्वराज्य होगा हम असामियों के नाम जमीन कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था और ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा। फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बहुत जुल्म करते हैं सरकार। हमें भी अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो हम आपकी सेवा में वहीं रहेंगे। मैंने कहा, अभी तो मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जैसे ही इख्तियार मिलेगा मैं तुम्हें सबसे पहले बुलाऊंगा। तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। उस दिन ठाकुर ने बहुत भंग पी और अपनी पत्नी को पीटा। वह गांव के महाजन से लड़ने के लिए भी तैयार हो गया। छुट्टियां इस तरह खत्म हुई और हम फिर प्रयाग लौट आए। गांव के बहुत लोग हमें स्टेशन तक पहुंचाने आए और ठाकुर तो हमें स्टेशन तक छोड़ने आया। मैंने भी अपना अभिनय बहुत अच्छे से किया और अपनी विनम्रता और देवत्व की छाप हर किसी के दिल पर छोड़ दी। दिल में इच्छा थी कि हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य नहीं थी। वापसी की टिकट पहले से थी, बस गाड़ी में बैठना था। लेकिन जब गाड़ी आई तो वह ठसाठस भरी हुई थी। दुर्गा पूजा की छुट्टियां खत्म कर लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं थी और इंटर क्लास की हालत उससे भी बुरी थी। यह आखिरी गाड़ी थी और हम किसी हालत में रुक नहीं सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहां भी रंग दिखाया, लेकिन मुझे वहां बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से बैठकर, जा रहे थे सिकुड़े हुए। पहलू बदलने का भी मौका नहीं था। कई पढ़े लिखे लोग थे। वे आपस में अंग्रेजी शासन की तारीफ कर रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय किसी भी राज्य में नहीं देखा। छोटे बड़े सभी बराबर होते हैं। अगर राजा भी किसी पर अन्याय करता है तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन करते हुए कहा, अरे साहब, आप खुद बादशाह के खिलाफ भी अदालत में दावा कर सकते हैं। अदालत में बादशाह के खिलाफ भी फैसला हो सकता है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गट्ठर बंधा था, कलकत्ता जा रहा था। वह बार बार खड़ा हो जाता क्योंकि कहीं भी अपनी गठरी रखने की जगह नहीं मिलती थी। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था और उसकी बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा बहुत कम थी
और ऊपर से वह घमवार आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाता था, जैसे मेरा गला दबाने आया हो। मैंने कुछ देर तक इसे सहन किया, लेकिन फिर अचानक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे धकेल दिया और 2 जोरदार थप्पड़ लगाए। उसने आंखें फैलाकर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी? हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर फिर 2-3 थप्पड़ और मारे। गाड़ी में हलचल मच गई। चारों ओर से मुझे निंदा मिलने लगी। एक ने कहा, अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो पहली क्लास में क्यों नहीं बैठे? गुस्से में कहा, कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा। अगर मुझे इस तरह मारते तो मैं जवाब जरूर देता। दूसरे ने कहा, क्या कसूर था उस बेचारे का? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं थी, खिड़की पर खड़ा हुआ था, तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया? अमीर होकर क्या इंसान अपनी इंसानियत ही खो देता है? यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तर में घुसने नहीं देते, ऊपर से इतना गुस्सा। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर बियर, तुम कितने मूर्ख हो। और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी नशा। धैर्य और ध्यान से कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।